हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरप्राइज स्टोरीज, जहाँ पे आज दोबारा से मैं तुम लोग को एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। नॉर्मली तो आई वुड हैव टोल्ड यू अ हॉरर स्टोरी हियर, बट आज की वीडियो की लेंथ से तुम्हें पता चल गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। सो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो नाउ। हम सभी को अपनी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कभी कभी जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो एक नया फ़ोन हो सकता है, एक नया कंप्यूटर हो सकता है, एक नया कंसोल हो सकता है, या फिर एक नई जॉब भी हो सकती है। लेकिन जो भी चीज़ें हमारे पास होती है उनके लिए हम कभी भी थैंकफुल नहीं होते हैं, या फिर नॉर्मली पीपल जस्ट टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। वी टेक things for granted like watching YouTube videos. We take things for granted like just talking to your parents. We take things for granted like our freedom, our permission. लेकिन कभी तुम लोगों ने ये सोचा है कि जिस चीज़ को हम for granted लेते हैं वो किसी के लिए एक सपना हो सकती है। तो ऐसी ही एक कंट्री है जहाँ पर जो हम लोगों के लिए नॉर्मल है, जो हम इंडियंस के लिए नॉर्मल है, वैसी एक ज़िंदगी जीने के लिए आपको अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। एंड दैट कंट्री इज नॉर्थ कोरिया। और आज मैं उसी कंट्री की एक ऐसी लड़की की तुम्हें स्टोरी बताने वाला हूँ जिसने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करा था। एंड हर नेम वॉज ली ह्योन सो। ली ह्योन सो का जन्म जनवरी 1980 में येसान, नॉर्थ कोरिया में हुआ था। बिफोर दैट लेट मी एड्रेस यू गाइज दैट कि इस पूरी वीडियो में मैं ली ह्योन सो को सिंपली ली बुलाऊंगा ताकि स्टोरी सुनना थोड़ा इजी और रिलेटेबल हो जाए। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, ली हैज़ अ कंप्लीट फैमिली जिसमें उसके फादर नॉर्थ कोरियन आर्मी में थे, उसकी मॉम एक हाउसवाइफ थी एंड शी हैड अ यंगर ब्रदर। ली के लिए उसकी फैमिली ही उसकी दुनिया थी और वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी। अलॉन्ग विद हर फैमिली, बचपन से ही ली को अपने कंट्री से बहुत अफेक्शन था। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड डेज ली को लगता था कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे अच्छा देश है। शी यूज्ड टू सिंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स लाइक नथिंग टू एनवी एंड फेल्ट इमेंस प्राइड फॉर हर कंट्री। लेट मी टेल यू गाइस कि ये सॉन्ग नॉर्थ कोरियन स्कूल्स में बचपन से ही सिखाया जाता है, जिसमें लिरिक्स का मतलब ये था कि नॉर्थ कोरिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंट्री है जहाँ के लोग को बाहर की दुनिया से कोई जलना या कमी महसूस नहीं होती है। सो बेसिकली दिस सॉन्ग शोज दैट नॉर्थ कोरिया इज अ सुप्रीम कंट्री और उन्हें बाकी कंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात वो बचपन से ही बच्चों के दिल और दिमाग में डाल देते हैं। ली का बचपन काफ़ी ज़्यादा खुशियों से भरा था। शी हैड अ लविंग एंड सपोर्टिव फैमिली जो फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल थे। उसे अपनी कंट्री से भी बहुत प्यार था एंड एवरीथिंग इन हर लाइफ वॉज फाइन अंटिल 1990s जब नॉर्थ कोरिया को एक बहुत बड़ी फैमिन ने हिट किया। आई डोंट नो इफ यू गाइस नो अबाउट दिस और नॉट, बट इन 1990s नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ी भूखमरी से गुजर रहा था। इस फैमिन के पीछे पॉलिटिकल रीजंस तो थे ही, लेकिन उस दौरान एक बड़ा नेचुरल डिजास्टर भी हुआ था जिसने सिचुएशन को और भी ज़्यादा वर्स बना दिया था। नॉर्थ कोरिया पर आई ये भूखमरी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि उस समय के नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने इस फैमिन से लड़ने के जो सॉल्यूशंस निकाले थे वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थे। शॉकिंग इन बैड टर्म्स। 1990s के लीडर किम जोंग सेकेंड की गवर्नमेंट ने अपना पूरा फोकस सिर्फ आर्मी और एलीट लोगों के खाना इकट्ठा करने पे लगा दिया था, जबकि हम लोग सड़कों पर भूख से मर रहे थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में घास, पत्ते और पेड़ की छाल तक खाने को मजबूर हो गए थे। हालात इतने खराब थे कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल लोग अपने मर चुके रिलेटिव्स की बॉडी तक खाने लगे थे। एस्टिमेट के हिसाब से 2 से 3 मिलियन लोग इस फैमिन की वजह से अपनी जान गंवा बैठे थे। इट वॉज अ लिविंग नाइटमेयर, एक ऐसी रियलिटी जो उस समय नॉर्थ कोरियंस के अलावा कोई इमेजिन भी नहीं करना चाहता था और ना ही कोई इमेजिन कर सकता था। ड्यूरिंग दिस फैमिन ओनली ली की भी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगी थी, क्योंकि इस फैमिन का असर धीरे धीरे उसे अपनी फैमिली में भी देखने के लिए मिला था। अपने बच्चों और फैमिली को जिंदा रखने के लिए उसकी मॉम ने इस पॉइंट पर काम करना शुरू कर दिया था, विच शी नेवर डिड बिफोर। इफ यू गाइस आर थिंकिंग कि ली के फादर तो आर्मी में थे तो उनकी मॉम को क्यों काम करना पड़ा था, सी इट इज ट्रू कि ली के फादर आर्मी में थे, लेकिन हाई रैंकिंग ऑफिसर नहीं थे वो। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने सिर्फ टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल एलीट्स को प्रायोरिटाइज किया था उस समय पर।
इसमें स्पेशली वो लोग थे जो कि किम जोंग सेकंड के बिल्कुल करीबी थे और इसीलिए लोअर रैंक सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज को वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिली थी जो टॉप के ऑफिशियल्स को मिल रही थी उस समय। इसलिए शुरुआत में ली की फैमिली थोड़ा स्टेबल थी, लेकिन जैसे जैसे फैमिन और इंटेंस होता गया ली की फैमिली पर भी इसका असर पड़ने लगा था और ये फैमिन ली को पहली बार गवर्नमेंट के अगेंस्ट सोचने पर मजबूर कर रही थी। ली स्टार्टेड टू थिंक कि शायद जो उसे सिखाया गया था वो सब सच नहीं है। एज आई मेंशन्ड कि ली की मॉम ने भी घर संभालने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। सो शी यूज्ड टू डू स्मगलिंग ऑफ आइटम्स दैट वर बैंड इन नॉर्थ कोरिया, जैसे कि कुछ मूवीज की डीवीडीज या फिर जीन्स वगैरह। तुम लोगों ने ये चीज कहीं सारे के ड्रामा में भी देखी होंगी जो कि स्पेशली इस टाइम पीरियड पे बनाए गए हैं, दैट हाउ पीपल एक्चुअली पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर स्मगलिंग मूवी डीवीडीज। मूवी डीवीडीज होना इतना बड़ा लग्जरी था उस टाइम पे कि उसके लिए लोग कहीं 1000 रुपए देने तक के लिए तैयार थे। एंड इफ यू गाइस रिमेंबर इन द बिगिनिंग ऑफ वीडियो आई सेड कि ली हियसन सिटी में रहती थी जो कि नॉर्थ कोरिया के रियांगगैंग प्रोविजन में था। एंड ये जो एरिया था ये चाइना बॉर्डर से लगा हुआ था। यू कैन क्लियरली सी दिस मैप कि चाइना एंड रियांगगैंग प्रोविंस का ये एरिया आपस में बॉर्डर से शेयर करता है, इसलिए यहाँ पे अक्सर काफ़ी भारी मात्रा में और काफ़ी भारी पैसे में बहुत सारी चीज़ों की स्मगलिंग करी जाती थी। ली की फैमिली वैसे ही फैमिन के चलते हर दिन स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उनकी लाइफ और ज़्यादा ख़राब हो गई थी जब 1994 में एक और बड़ी ट्रेजेडी आई। उस साल ली के फादर जो कि नॉर्थ कोरियन आर्मी में थे, उनके अपनी ही कंट्री के मिलिट्री सिस्टम के साथ कुछ इश्यूज हो गए थे जिसका पूरा सच कभी भी नहीं पता चला, लेकिन इस वजह से उन्हें 2 हफ्तों के लिए आर्मी की कस्टडी में ले जाया गया था। उसके बाद जब वो घर लौटे तो वो बिल्कुल बदल चुके थे। उनकी आंखें धसी हुई थी, चेहरा पूरा सूख गया था जैसे कि वो अंदर से टूट गए हो। कस्टडी के बाद उनकी हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। उन्हें 6 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, लेकिन वो कभी भी इमोशनली रिकवर नहीं हो पाए थे। अंदर ऐसा क्या हुआ ये चीज़ किसी को भी नहीं पता। उनके डैड ने किस चीज़ से सफ़र करा ये चीज़ भी उनकी फैमिली को नहीं पता थी, लेकिन उन्हें 6 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। उनके अंदर एक अलग ही सैडनेस थी जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं की। फिर एक दिन उनकी डेथ ड्रग ओवरड्यूज की वजह से हो गई थी जो कि उन्होंने खुद ही ली थी और अथॉरिटीज ने इसे एक सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था। अपने फादर को खोने के बाद ली अंदर से टूट गई थी और उसका पूरा परिवार पूरी तरह से फाइनेंशियली और इमोशनली भी उसकी मॉम पर डिपेंड हो गया था, जो अपने दुख को छुपाकर सबको संभालने की कोशिश कर रही थी उस समय पर। लेकिन ली के फादर की डेथ ने उसके अंदर एक सवाल हमेशा के लिए छोड़ दिया था, क्या ये सच में सुसाइड था या फिर कुछ और ये राज कभी भी सामने नहीं आ पाया। आफ्टर लूजिंग हर फादर, ली भी अपनी मदर की हेल्प करने के लिए बॉर्डर एरियाज पे जाने लगी थी। वहीं पे उसने इलीगली फॉरेन टीवी सिग्नल्स को कैच किया। उसने वहां लोगों को जीन्स, ज्वेलरी और मेकअप पहनते हुए देखा, थिंग्स दैट वर कंप्लीटली बैंड इन नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट मानती थी कि ये सब कैपिटलिस्ट करप्शंस के सिंबल होते हैं जो लोगों के मॉरल वैल्यूज को खत्म कर देते हैं। लेकिन ली के दिमाग में बचपन का वो सॉन्ग घूम रहा था, नथिंग टू एनवी, जो बोलता था कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है जहाँ के लोगों को बाहर की दुनिया की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ली को ये सब झूठ लगने लगा था। स्लोली उसका भरोसा गवर्नमेंट पे से टूट रहा था। भले ही नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट जीन्स एंड ज्वेलरी जैसी चीजों को कैपिटलिस्ट करप्शन का सिंबल मानती थी, बट फॉर ली ये एक ग्लिम्स था, एक ऐसी दुनिया का जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। द स्मॉल ग्लिम्सेस ऑफ द अदर वर्ल्ड मेड हर क्यूरियस अबाउट द लाइफ आउटसाइड ऑफ हर ओन कंट्री, आउटसाइड ऑफ नॉर्थ कोरिया। बाहर की दुनिया को लेकर ली की क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जा रही थी। फिर एक दिन ली ने डिसाइड किया कि वो चाइना की तरफ एस्केप करेगी। ली ने प्लान भी बिना किसी को बताए बनाया था, क्योंकि अगर उसकी फैमिली को इस प्लान के बारे में पता चलता तो उनकी लाइफ भी खतरे में आ सकती थी। लेट मी टेल यू दिस थिंग कि नॉर्थ कोरिया से भागना सिर्फ इलीगल ही नहीं है बल्कि बहुत रिस्की काम भी है। एक छोटी सी भी गलती एंड शी वुड बी किल्ड। पर ली को अब सिर्फ फ्रीडम दिख रही थी, एज शी वाज फेड अप with North Korea and she was fed up with the ways that this country worked.
और इसीलिए ईयर 1997 में जब ली 17 साल की थी तब उसने डिसाइड किया कि वो रात के समय यालू रिवर, जो कि चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर का काम करता है, उसे क्रॉस करते हुए चाइना में एंटर होगी। ठंड के मौसम में जब ये रिवर फ्रीज हो जाती थी तो ली के जैसे कहीं सारे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इस फ्रोजन रिवर को पार करते थे विद द होप्स ऑफ बेटर लाइफ। ली का बहुत सिंपल प्लान था। उसने सोचा था कि वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए चाइना जाएगी और वहां जाके कुछ समय के लिए फ्रीडम को महसूस करेगी और फिर वो वापस नॉर्थ कोरिया लौट आएगी अपनी फैमिली के पास। लेकिन जितना सिंपल ये प्लान सुनने में लग रहा था और जितना सिंपल उसने ये प्लान इमेजिन करा था, उतना आसान ये प्लान होने नहीं वाला था। बॉर्डर क्रॉस करना भी एक अलग चैलेंज है। नॉर्थ कोरियन बॉर्डर गार्ड्स का काम होता है कि जब लोग भागने की कोशिश करें, उन्हें या तो वापस भेज दिया जाए या फिर उन्हें ऑन द स्पॉट शूट कर दिया जाए। लेकिन गार्ड्स भी इंसान थे, तो कुछ बार गार्ड्स पैसे के बदले या फिर सिंपैथी की वजह से लोगों की मदद कर देते थे। और ऐसा ही एक गार्ड ली के लिए फरिश्ता बन के आया था। उसे चुपके से ली को बॉर्डर क्रॉस करने दिया। शायद वो जानता था कि नॉर्थ कोरिया में चल रहे स्ट्रगल्स और रिस्ट्रिक्शन से भागना कभी कभी एक इंसान की जरूरत बन जाता है। एंड इसीलिए ही हेल्प्ड हर एंड शी समहाउ miraculously successfully crossed North Korea's border and reached China. चाइना पहुंचते ही ली सबसे पहले अपने फैमिली फ्रेंड के घर गई जो चांग बाय में रहते थे, और ये वही लोग थे जो ली की फैमिली के साथ मिलकर बॉर्डर पर स्मगलिंग किया करते थे। अगले दिन उन्होंने ली को उसकी आंटी के पास शेनयांग भेज दिया ताकि वो थोड़ी सेफ रहे वहाँ। चाइना पहुंचने के बाद जैसा ली ने सोचा था कि चाइना पहुंचने के बाद उसकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, बहुत लग्जूरियस हो जाएगी, उसे बहुत सारी फ्रीडम मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चाइना पहुंचते ही सबसे पहले ली को एक नए नाम की जरूरत थी, क्योंकि चाइना में अक्सर नॉर्थ कोरियंस इलीगली एंटर किया करते थे, और अगर चाइनीज अथॉरिटीज को पता चल जाता कि वो एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है तो उन्हें वापस भेज दिया जाता था। और चाइना से वापस भेजे जाने का मतलब था टॉर्चर या मौत, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के लिए एस्केप करना देशद्रोह के बराबर होता था, और जो लोग भागने की कोशिश करते थे उनके लिए माफी की कोई जगह नहीं थी। ली के प्लान के हिसाब से वो सिर्फ एक हफ्ते बाद वापस नॉर्थ कोरिया लौटने वाली थी, पर इसके पहले कि वो वापस जाती, एक दिन ली की मदर का कॉल आया उसे, जिन्होंने ली से कहा डोंट कम बैक, वी आर इन ट्रबल। ये सुनते ही ली शॉक में थी, क्योंकि नॉर्थ कोरियन अथॉरिटीज ने उसकी फैमिली को इंटेरोगेट करना शुरू कर दिया था। अथॉरिटीज ली की माँ और छोटे भाई को बार बार क्वेश्चन कर रहे थे। उन्होंने कई बार पुलिस स्टेशन ले जाया भी गया था। उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था ताकि वो सब बता दें कि ली कहाँ है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी चीज उगलवाने के लिए ये कॉमन टैक्टिक है। अगर कोई भाग जाता है तो उसकी फैमिली मेंबर को पनिश किया जाता है ताकि बाकी लोग भी एस्केप करने की कोशिश ना करें, या बाकी लोग एस्केप करने की सोचे भी ना। ये सुनकर ली टोटली ब्रेक हो गई थी। उसे लगने लगा था कि खुद की आज़ादी की वजह से उसकी फैमिली अब सफ़र कर रही है। अपनी मॉम की कॉल के बाद ली ने डिसाइड किया कि वो चाइना में ही रहेगी, जिसके लिए सबसे पहले तो उसे एक चाइनीज़ आइडेंटिटी की ज़रूरत थी, और इसके लिए उसने एक मेंटली चैलेंज्ड लड़की की आइडेंटिटी अपनाई जो हेलोंग चांग प्रोविजंस की थी। एंड ये आइडेंटिटी भी उसने बस इसीलिए यूज़ करी ताकि उसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिल सकें। इस दौरान वो शेंगयांग और शंघाई में ही रही और वहाँ वो काम करने लगी थी। लेकिन हर बार जब वो चाइना के लोगों से बात करती थी तो उसका एक्सेंट उसकी असली आइडेंटिटी का राज खोल देता था। तो इसीलिए उसने मैंडरिन सीखना शुरू किया। वो लोगों में ब्लेंड होना चाहती थी, लोकल लोगों से मिलना चाहती थी। तो इसीलिए उसने उस दौरान चाइना में लोकल लड़कों को डेट किया, और धीरे धीरे ली ने अपने आप को एक चाइनीज नेशनल ऑफ कोरियन हेरिटेज दिखाना शुरू कर दिया था, जिसमें वो काफ़ी सक्सेसफुल भी थी। इसका मतलब लोग ये मानने लगे थे कि वो एक चाइनीज सिटीजन है जिसके एंसेस्टर्स कोरिया से आए थे। इस तरह ली ने अपनी असली नॉर्थ कोरियन आइडेंटिटी को छुपा लिया था, बट एटलीस्ट फॉर सम टाइम। बट लाइफ इन चाइना वाज नेवर ट्रूली सेफ फॉर हर। ली को चाइना में एक स्ट्रेंजर की तरह जीना पड़ता था। वो वहाँ एक इलीगल इमिग्रेंट थी, और अगर पुलिस को उसकी असल पहचान पता चल जाती तो उसे वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता, जहाँ टॉर्चर और मौत उसका इंतजार कर रहे थे। चाइना में नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते थे। उन्हें सिर्फ
क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता था। तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि उसे हर पल इस डर के साथ रहना पड़ता था कि कभी कोई उसके खिलाफ रिपोर्ट ना कर दे। फॉर हर एवरी डे फेल्ट लाइक अ फाइट फॉर सर्वाइवल। लेकिन एक दिन ली का जो ये डर था वो उसके सामने आ गया था जब पुलिस वालों ने उस पर नॉर्थ कोरियन होने का इल्जाम लगाकर उसे अरेस्ट कर लिया था। ली को शांग यांग की पुलिस ले जाया गया था जहां उसे काफी देर तक इंटेरोगेट किया गया। ली से चाइना के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए और उसकी मैंडरिन लैंग्वेज टेस्ट की गई। उस मोमेंट पे ली का पूरा फ्यूचर सिर्फ उसके लैंग्वेज स्किल पे डिपेंड कर रहा था। बट थैंक्स टू हर फादर, उसके डैड ने बचपन से ही ली को चाइनीज सीखने पर मजबूर करा था। ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे खुद को शांत रखने की कोशिश करी एंड फाइनली ली ने ये टेस्ट पास कर लिया था और पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। पर ये मोमेंट ली के लिए एक रिमाइंडर था कि चाइना में उसकी लाइफ कभी सेफ नहीं हो सकती थी। यहाँ हर जगह इन्फॉर्मेंट्स थे जो सिर्फ रिवॉर्ड के लिए नॉर्थ कोरियन रेफ्यूजीज को रिपोर्ट कर देते थे। बट स्टिल अपने साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद ली फिर से एक फैक्ट्री में काम करने लगी थी जहाँ उसे काफी कम सैलरी मिलती थी, लेकिन उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया से एस्केप के बाद भी उसे नहीं मिल रही थी इस कंट्री में। नॉर्थ कोरिया के मुताबिक वो यहाँ चाइना में एक थोड़ी सी बेटर पोजीशन पे थी, पर चाइना में भी वो खुल के नहीं जी पा रही थी जैसे वो जीना चाहती थी। एंड चाइनीज गवर्नमेंट ऑल्सो हैड मेनी रिस्ट्रिक्शंस, नॉट लाइक नॉर्थ कोरिया, पर उनके भी रिस्ट्रिक्शंस थे। एंड अपार्ट फ्रॉम इट ली एक इमिग्रेंट थी, इसलिए वो और भी ज्यादा डर के वहां जी रही थी। इस सब के बीच उसे सीक्रेटली साउथ कोरियन टीवी शोज देखना शुरू कर दिया था जो कि चाइना में इलीगल थे, पर ये शोज उसके लिए एक विंडो बन गए थे। इन शोज की हेल्प से उसे देखने को मिला कि साउथ कोरिया में लोग कितना फ्रीडम से जीते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, डेमोक्रेसी होती है वहाँ, और धीरे धीरे उसके अंदर एक नई होप जागने लगी। 10 साल तक चाइना में एक रेफ्यूजी की तरह जीने के बाद 2008 में ली ने फाइनली साउथ कोरिया जाने का डिसीजन लिया जहां वो सेफ रह सकती थी। ली ने चाइना से फ्लाइट ली और डायरेक्टली इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई थी। वो वहां इमिग्रेशन अथॉरिटीज के सामने उसने अपनी असली आइडेंटिटी रिवील की। शी टोल्ड देम दैट शी वाज अ नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर। सो बेसिकली डिफेक्टर मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जो देश को छोड़ के किसी और दूसरे देश में चले जाता है। तो अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताने के बाद ली ने साउथ कोरियन गवर्नमेंट से हेल्प की डिमांड की एंड आस्क्ड फॉर देयर परमिशन कि वो साउथ कोरिया में रह सके। बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू गाइस कि कई बार लोग अपने देश की डिफिकल्ट लाइफ से बचने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं और वहाँ की नेशनैलिटी मांगते हुए उस पर्टिकुलर कंट्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें वहाँ एज अ रेफ्यूजी रहने दिया जाए। एंड साउथ कोरिया जनरली नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को अपनी कंट्री में रहने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट था। पहले इमिग्रेशन ऑफिसर्स को डाउट हुआ कि कहीं वो चाइनीज सिटीजन तो नहीं, इसीलिए इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस से कांटेक्ट किया जिन्होंने ली की स्टोरी को वेरीफाई किया। फिर ली को सियोल ले जाया गया जहाँ पे एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है स्पेशली फॉर नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स, ताकि वो साउथ कोरिया सोसाइटी के नॉर्म्स, लैंग्वेजेस और कल्चर को समझ सके। ली के लिए ट्रांजिशन बिल्कुल भी इजी नहीं था क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ कोरिया का कल्चर, लैंग्वेज एंड इवन माइंडसेट टोटली डिफरेंट था। ली को नए लोग, नए रिवाज और नए तरीके समझने में टाइम लग रहा था, लेकिन ली की जो सर्वाइवल स्पिरिट थी वो इतनी स्ट्रांग थी दैट धीरे धीरे शी स्टार्टेड टू एडजस्ट इनटू देयर कल्चर एंड फाइनली वो अपनी एक नई लाइफ बिल्ड करने लगी थी। इफ यू गाइस आर थिंकिंग कि फाइनली इतने ज्यादा स्ट्रगल के बाद उसे एक हैप्पी एंडिंग मिलने वाली होगी, सो दैट इज नॉट ट्रू। वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ स्ट्रगल इन हर लाइफ वाज अबाउट टू कम। जब ली धीरे धीरे साउथ कोरिया के कल्चर में ढलने लगी थी और वहां अपनी लाइफ सेट करने की कोशिश कर रही थी, तब वो कुछ पैसे एक ब्रोकर के थ्रू अपनी फैमिली को नॉर्थ कोरिया में भेज रही थी। लेकिन 2009 में उसे एक बहुत ही सैड न्यूज मिली। जो पैसे उसने एक ब्रोकर के थ्रू अपनी फैमिली को भेजे थे वो नॉर्थ कोरियन पुलिस ने पकड़ लिए थे। एंड दैट वाज़न्ट इवन द वर्स्ट पार्ट। पुलिस ने डिसाइड किया था कि उसकी माँ और भाई को जबरदस्ती किसी रिमोट और सुनसान गाँव में भेज दिया जाए जहाँ सर्वाइव करना लिटरली इम्पॉसिबल था, जस्ट बिकॉज उनकी बेटी उनकी कंट्री छोड़ के भाग गई थी। ये सब सुनते ही ली का दिल टूट गया था। उसने बहुत सोचा, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो अपनी माँ और भाई की हेल्प करने के लिए वापस नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि चाइना जाएगी। लेकिन ली को ये बात पता थी कि उसकी फैमिली ने कभी चाइनीज लैंग्वेज नहीं सीखी थी, ना ही वो वहाँ के कल्चर को समझते थे। स्टिल ली वाज श्योर कि किसी भी हाल में वो अपनी फैमिली को वहाँ से निकाल ही लेगी। दिस वॉज अ वेरी सैड पार्ट
फॉर ली। इतनी मुश्किलों के बाद वो किसी तरह चाइना से निकलकर साउथ कोरिया पहुंची थी, लेकिन अब फिर से उसे चाइना के उसी डेंजरस एनवायरनमेंट में जाना था ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके, ओनली बिकॉज शी कुड नॉट एंटर नॉर्थ कोरिया डायरेक्टली। सो अपनी फैमिली को चाइना लाने के लिए उसे सबसे पहले नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर क्रॉस करवानी थी। एंड यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि नॉर्थ कोरिया से भागने का मतलब सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करना नहीं होता है। इट्स वे मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। आपको एक पूरा नेटवर्क समझना पड़ता है। जो लोगों की नॉर्थ कोरिया से भागने में मदद करते हैं उन्हें ब्रोकर्स कहा जाता है, और ये लोग रिस्क लेके रेफ्यूजीज को बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, बट एट द सेम टाइम दिस वर्क इज टोटली इलीगल, और अगर आप पकड़े गए तो स्ट्रेट अप यहाँ पे डेथ सेंटेंस मिलती है। सो इसीलिए अपनी फैमिली को बचाने के लिए ली ने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स इकट्ठा की, जो भी उसने चाइना में काम करके जमा की थी, या फिर जो भी पैसे उसने साउथ कोरिया में आने के बाद मैनेज किए थे। एंड शी कॉन्टैक्टेड अ ब्रोकर। फिर उन्होंने एक सीक्रेट एस्केप प्लान बनाया। ली ने अपनी माँ और भाई को सीक्रेटली एक मैसेज भेजा था टेलिंग देम कि दे नीड टू बी रेडी फॉर दिस एस्केप। बट ऑफ कोर्स ये सब इतना सिंपल नहीं होना था जितना बोलने में लग रहा है, क्योंकि ली की फैमिली को नॉर्थ कोरियन गार्ड से बचना था और बॉर्डर पे जाना काफी रिस्की था। लाइक नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर सिर्फ एक लाइन नहीं है जो कैजुअली क्रॉस किया जा सकता है। इट्स अ फुल्ली ब्लोन हाई सिक्योरिटी जोन। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसेस हैं, आर्म्ड गार्ड्स हैं, शॉर्ट ऑन साइट ऑर्डर्स हैं। मतलब अगर आप बॉर्डर के आसपास भी दिख गए तो बिना वार्निंग के आपको सीधा मार दिया जाएगा, और इसके कोई भी रिpercussions नहीं थे। सो या ली की फैमिली के लिए ये एक जानलेवा सफर था। बट फाइनली एक रात वो दोनों चुपके से बॉर्डर के पास पहुंचे, जहां ब्रोकर ने उन्हें गाइड किया और वो लोग रिवर के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करने लगे थे। बाय द वे दिस वाज द सेम रूट जिसके थ्रू ली ने भी बॉर्डर क्रॉस किया था। एंड मिराकुलसली वो दोनों ही सेफली चाइना पहुंच गए थे। एंड देन फाइनली जब ली ने अपनी माँ और भाई को देखा, सो इन दैट मोमेंट बिकॉज ऑफ प्योर इमोशन दे ऑल ब्रोक डाउन। इतनी सफरिंग के बाद वो तीनों लोग फिर से एक साथ थे। बट द थिंग इज ये जर्नी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अभी उन्हें साउथ कोरिया या किसी सेफ जगह पहुंचना था। सी चाइना में नॉर्थ कोरियन रेफ्यूजीज को इलीगल इमिग्रेंट्स माना जाता है, और अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें वापस से नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है, जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो में पहले भी बताया। सो दिस थिंग वाज क्लियर कि चाइना में ज्यादा देर रुकना सेफ नहीं था उन लोग के लिए। तो ली ने डिसाइड किया कि वो लोग लाओस जाएंगे। एंड देन लाओस जाके वो साउथ कोरियन एम्बेसी से हेल्प लेकर साउथ कोरिया पहुंचने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स मेक वन थिंग क्लियर, क्योंकि ली ऑलरेडी 10 साल तक चाइना में रह चुकी थी और वहां की लैंग्वेज एज अ नेटिव बोल सकती थी, तो उसके लिए चाइना से साउथ कोरिया फ्लाइट लेना ईजी था, एज शी हैड प्रॉपर आईडी एंड डॉक्यूमेंट्स। तो वो साउथ कोरिया लीगली भी जा सकती थी। बट हर मदर एंड ब्रदर, उनके लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो फ्लाइट से चाइना टू साउथ कोरिया ट्रैवल करें, बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैड जीरो लीगल पेपर्स, नो आइडेंटिटी, एंड दे लिटरली हैड नथिंग विद देम। सो या ली ने डिसाइड किया कि वो अपनी मॉम और भाई को बस से लाओस ले जाएगी, जिसके लिए उसने एक ब्रोकर से बात करी दोबारा से। तो अब ली का प्लान सिंपल था। वो लोग चाइना टू लाओस बाय बस इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे, फिर लाओस से साउथ कोरिया की एम्बेसी तक समहाउ उन्हें पहुंचना था, और फिर विद द हेल्प ऑफ एम्बेसी दिल फ्लाई टुवर्ड्स साउथ कोरिया। बट ऑनेस्टली ये सफर शुरू होने से पहले ही इम्पॉसिबल सा लग रहा था, और जब ये स्टार्ट हुआ तो रियलिटी और भी ज्यादा स्कैरी थी। ली न्यू दिस थिंग कि चाइना में ट्रैवल करने के दौरान आईडी का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ली ने तुरंत फेक चाइनीज आईडी अरेंज किए ताकि उनकी आइडेंटिटी सेफ रहे और वो लोग पुलिस से बच सके। फिर उन्होंने बस से चाइना टू लाओस ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया था। ड्यूरिंग दिस जर्नी देयर वर मल्टीपल इंसिडेंट व्हेन देयर फैमिली वाज अबाउट टू बी कॉट। जिससे एक बार तो एक चाइनीज सोल्जर ने उनकी बस को रोक लिया था एंड स्टार्टेड टू चेक एवरीवन्स आईडी, बट समहाउ दे सर्वाइव्ड एंड दैट वाजंट इवन द स्कैरियस्ट पार्ट। वो सोल्जर उनसे क्वेश्चनिंग भी कर रहा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो लोग चाइनीज प्रॉपर्ली बोल सकते हैं या नहीं। एंड ली ऑल्सो न्यू दिस थिंग कि अगर उसकी माँ और भाई से एक वर्ड भी बुलाया गया तो इट वाज गेम ओवर, बिकॉज दोनों को ही चाइनीज बोलना नहीं आता था। लेकिन जब उस सोल्जर ने ली की फैमिली से क्वेश्चनिंग की तो उसी वक्त ली ने एक जीनियस मूव प्ले किया। शी क्विकली टोल्ड द सोल्जर दे आर डेफ एंड म्यूट, और सरप्राइजिंगली ये बात वहां पर चल गई। सोल्जर ने उन्हें चेक किया बट फिर वहां से वो चला गया। दैट मोमेंट वॉज प्योर टेंशन फॉर देम। बस में टोटल 52 लोग थे, जिनमें से कई लोग पहले भी ली की मॉम को बात करते हुए सुन चुके थे, बट फिर भी
किसी ने गार्ड्स के सामने एक शब्द नहीं बोला, which was just miracle for them। इसी तरह कई सारे छोटे बड़े इंसिडेंट से बचते हुए एक हफ्ते तक चैलेंजिंग सफर के बाद फाइनली ली और उसकी फैमिली लाओस बॉर्डर पहुंच गई थी। वहां पहुंचते ही ली ने अपने ब्रोकर की हेल्प ली और उसकी फैमिली के लिए बॉर्डर क्रॉस कराने का अरेंजमेंट किया, जिससे वो साउथ कोरियन एम्बेसी तक सेफली पहुंच सकते थे। But let me make one thing clear, सिर्फ उसकी फैमिली ही बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, because Lee already had a South Korean nationality and fluent Chinese speaking skills, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली चाइना टू साउथ कोरिया फ्लाइट से जा सकती थी। अपनी फैमिली को बॉर्डर पर ड्रॉप करने के बाद ली को लगने लगा कि फाइनली अब सब सेफ हैं, लेकिन रियलिटी वाज वे हार्डर देन शी एक्सपेक्टेड। जैसे ही उसके मॉम और भाई ने इलीगल बॉर्डर क्रॉस किया, लाओस गवर्नमेंट ने उन्हें पकड़ लिया। एंड देन जब ये न्यूज ली को मिली, शी डिड नॉट वेस्ट अ सेकेंड और वो तुरंत फ्लाइट लेके लाओस पहुंच गई थी। उसने लाओस गवर्नमेंट को एक हैवी अमाउंट पे किया और 1 महीने तक उन्हें बहुत मुश्किलें फेस की, लाइक पुलिस इंटेरोगेशन, अरेस्ट होने का डर, वापस चाइना भेज दिए जाने का खतरा और हर जगह अनसर्टेनिटी। बट फाइनली पुलिस ने उसकी फैमिली को छोड़ दिया एंड फ्रॉम देयर शी इमीडिएटली टुक देम टू लाओस की कैपिटल वियंटियन, जहां साउथ कोरियन एम्बेसी थी, जिनकी मदद से वो उन्हें सक्सेसफुली साउथ कोरिया ले जाना चाहती थी। लेकिन साउथ कोरियन एम्बेसी से सिर्फ कुछ ही दूर पहले लाओस की पुलिस ने उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया था। एंड दिस वाज द बिगेस्ट ब्रेकडाउन मोमेंट फॉर ली, एज अपनी डेस्टिनेशन के इतने करीब होने के बावजूद भी उसका सपना टूट चुका था। अपनी फैमिली को बाहर निकलवाने के लिए लगभग 50 दिनों तक उसने कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स किए। वो डेली इमिग्रेशन ऑफिस जाती थी और उनसे हेल्प मांगती थी। इसके अलावा वो लाओस की पुलिस तक भी गई उनकी हेल्प मांगने के लिए, पर कुछ नहीं हुआ। ली के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि अगर उसके पास पैसे होते तो वो और घूस दे सकती थी वहां। लेकिन ली के सबसे डिफिकल्ट पॉइंट पे उसकी मदद एक स्ट्रेंजर ने की, एक ऑस्ट्रेलियन मैन जिसका नाम था डिक स्टोल्प, जो उस समय वहीं रह रहा था। उन्होंने ली से उसकी परेशानी की वजह पूछी एंड देन ली ने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उनको सब कुछ बता दिया। एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के एटीएम से पैसे निकाले और ली की फैमिली को बाहर निकलवाने में उनकी मदद करी। जस्ट इमेजिन दैट थिंग, एक पूरी तरह से अननोन इंसान जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ये करने की, उसने सिर्फ ह्यूमैनिटी के बेस पर ली की हेल्प कर दी थी। दैट मोमेंट शी मस्ट हैव फेल्ट सो रिलीव्ड एंड शी मस्ट हैव थॉट दिस थिंग कि दुनिया पूरी तरह से बुरी नहीं है। तो अब ली की फैमिली बेल हो चुकी थी, लेकिन बेल होने के बाद भी एम्बेसी तक सेफली पहुंचना उनके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि हर जगह सर्वेलेंस थी, पुलिस का प्रेशर था और रिस्क भी बहुत ज्यादा था। लेकिन ली ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी फैमिली के साथ मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली वो साउथ कोरियन एम्बेसी तक पहुंच गई थी। जब वो लोग एम्बेसी के अंदर गए तब उन्होंने चैन की सांस ली, क्योंकि अब वो लोग ऑफिशियली साउथ कोरियन गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में आ गए थे। लेकिन ये जर्नी का एंड नहीं था, अभी भी एक लंबी प्रोसेस थी साउथ कोरियन सिटीजन बनने की। आफ्टर रीचिंग साउथ कोरियन एम्बेसी, उनकी हेल्प से ली की फैमिली ने साउथ कोरियन गवर्नमेंट से नेशनलिटी के लिए रिक्वेस्ट की। साउथ कोरिया, जो कि ऑफिशियली नॉर्थ कोरियन रेफ्यूजीज को सपोर्ट करता है, उन्होंने सरप्राइजिंगली उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया था। ये मोमेंट उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिलीफ था। जब वो लोग साउथ कोरिया पहुंचे तो उन्होंने पहली बार आजादी महसूस की। कोई गार्ड्स नहीं थे, कोई डर नहीं था और कोई भी उन्हें चेज नहीं कर रहा था। बस एक नई जिंदगी की शुरुआत थी उनके लिए। ली ने वहां अपनी लाइफ को रीबिल्ड किया। उसकी फैमिली को एक सेफ और स्टेबल एनवायरनमेंट मिला। साउथ कोरिया पहुंचने के बाद भी ली ने अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा और उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू कर दिया था, ताकि दुनिया को नॉर्थ कोरिया के लोगों की सफरिंग के बारे में पता चले। ली ने कई जगह स्पीच दी और दुनिया भर में अवेयरनेस फैलाई। इसके अलावा उन्होंने एक बुक भी लिखी, द गर्ल विद द 7 नेम्स, एंड मेनी ऑफ द रेफरेंसेस इन दिस वीडियो आर फ्रॉम दैट बुक ओनली। एंड आफ्टर दैट ली डिसाइडेड कि वो एक एक्टिविस्ट बनेंगी जो नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स की मदद करेंगी, ताकि उन्हें एक नया घर, एक नई जिंदगी मिल सके। बट वन थिंग वाज श्योर फॉर ली एंड हर फैमिली, दैट दे मेड इट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। They survived. The story of Lee was not an escape story. ये कहानी एक पावरफुल लेसन है, एक रिमाइंडर है कि जो फ्रीडम हमें मिली है वो एक प्रिविलेज है। सोच के देखो, हम बिना डर के कहीं भी जा सकते हैं, हम अपने देश में कहीं भी घूम सकते हैं। कोई अगर हमसे सड़क में लड़े तो हम उनसे लड़ सकते हैं वापस। हमें किसी और देश में भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ सांस लेने के लिए। एंड दैट इज अ ब्लेसिंग। लेकिन फिर भी ये सब कुछ हम कितना गारंटेड लेते हैं। दुनिया में कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ लोग सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए
अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। सो या दिस स्टोरी इज अ वेकअप कॉल। चाहे तुम किसी भी देश में हो, बी थैंकफुल फॉर द फ्रीडम यू हैव, क्योंकि जो भी हम नॉर्मल मानते हैं वो किसी और के लिए एक सपना हो सकता है। वेल दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग को ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। फ्रॉम राइटिंग, फ्रॉम एडिटिंग, फ्रॉम एवरीथिंग ऑफ दिस वीडियो, इट टुक अ लॉट ऑफ रिसर्च, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई होप कि तुम लोग अगर ये वीडियो पसंद आए तो तुम लोग इस पे just press that like button and share this video with your family also, because I'm pretty sure they will also be motivated. But yeah, algorithm boost कर देना, like और comment कर देना. But with that, I hope that you guys are happy and healthy, and मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले हफ्ते. Bye bye guys.